Hello everybody, this is Shivam Dubey from English Kingdom, Allahabad. Today I will go for another novel for our LT grade, and this time it's Henry Fielding's Joseph Andrews. LT ग्रेड की तैयारी के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम बहुत ही वॉचफुल रीडर रहें। मेरा सजेशन है आप सभी लोगों को जो भी मेरे वीडियोस को देख रहे हैं वह टेक्स्ट ज़रूर पढ़ें, चाहे वो पोएट्री से हो या फिर प्रोज से हो या फिर हमारे ड्रामास से हो, क्योंकि नॉवेल से आपको टेक्स्ट की लाइंस नहीं आनी है, बल्कि वहाँ पर सिर्फ आपको कैरेक्टर्स, पब्लिकेशन, राइटिंग टाइम, इन सभी चीज़ों पे कैरेक्टर्स के बीच का रिलेशन, थीम, प्लॉट, टाइप, पब्लिकेशन, राइटिंग टाइम, इस तरह की चीज़ों को आप नॉवेल में याद रखेंगे। लेकिन ड्रामास और पोएट्री और एसेज में जब हम आते हैं तो वहाँ पर हमें लाइंस भी याद रखनी पड़ेंगी। जो भी इम्पोर्टेंट लाइंस होती हैं वो हमें लर्न बाय हार्ट करना होगा, क्योंकि वो हमारे एग्जाम्स में पूछी जा सकती हैं। यहाँ तक कि छोटे छोटे वर्ड्स भी हमें केयर करने होंगे, जैसे कौन सी पोएम किस पार्ट में किस तरह से डिवाइडेड है, एसेस का कौन सा सेक्शन किसको डेडिकेट किया गया है, ड्रामा में कौन सा स्टेटमेंट किसने किस एक्ट में किस सीन में किसके लिए बोला हुआ, ये सारी चीज़ें हमें केयर करना होगा कि हमारे प्रिपरेशन का हिस्सा बने। निश्चित तौर से टाइम कम है, बट हमारे डेडिकेशन को अगर हम सही डायरेक्शन दें तो यह दिया हुआ टाइम भी कम नहीं है। एग्ज़ाम 6 मई को ही हो रहा है, ऐसा मान के ही हम तैयारी कर रहे हैं और ऐसा ही मान के आप तैयारी करें। सभी को हम बताना चाहते हैं कि यह एक बहुत ही अच्छा मौका है जिसमें सारे के सारे कॉम्पिटिटर की जो प्रिपरेशन का लेवल है वो एक समान है। यहाँ पर कोई भी कॉम्पिटिटर पहले से प्रिपेयर्ड नहीं है, इसलिए फ्रेशर्स हो या ओल्ड हो, सारे लोगों को ऑप्टिमिस्टिक रहना है, पैशनेट रहना है और एक बात याद रखना है कि अगर कुछ पाना है तो उसके लिए मेहनत करना है और करते ही रहना है। तो आइए चलते हैं आज के नॉवेल पर जो हमारा है जोसेफ एंड्रयूस, जिसको हेनरी फील्डिंग ने लिखा हुआ। हेनरी फील्डिंग एक ऐसे नॉवेलिस्ट हैं जिनसे एक सिस्टमेटिक नॉवेल राइटिंग की शुरुआत के बारे में समझा जाता है। हालांकि इनसे पहले डैनियल डीफो ने भी राइटिंग किया था। डैनियल डीफो, जिनको हम आज इस रूप में याद करते हैं कि द फादर ऑफ नॉवेल ऑफ इंसिडेंट, और इन्हीं के समकालीन थे सैमुअल रिचर्डसन, जिनको हम इस रूप में मानते हैं कि द फादर ऑफ नॉवेल ऑफ कैरेक्टर्स, या जिसे बाद में चलकर हम लोगों ने साइकोलॉजिकल नॉवेल कहा, इस तरह का नॉवेल लिखा। सैमुअल रिचर्डसन के अपने लिटरेरी कैरियर का एक बहुत बड़ा योगदान रहता है, जिसकी वजह से हेनरी फील्डिंग एक नॉवेलिस्ट के रूप में टर्न होते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने कैरियर में ड्रामाज लिख करके और अपनी पॉलिटिकल पार्टी, जहां प्राइम मिनिस्टर मिस्टर वेलपोल के अगेंस्ट जाकर के काम कर रहे थे, लेकिन जैसे ही 1740 में पामेला, जिसको सैमुअल रिचर्डसन ने लिखा था, पब्लिश होती है, वो कहीं ना कहीं प्रॉम्प्ट करती है हेनरी फील्डिंग को, और वह अपनी राइटिंग को नॉवेल की ओर डेडिकेट करते हैं, जिसके रूप में सबसे पहले वो शामेला, जो एक पैरोडी होती है पामेला का, उसको लिखते हैं, और एक सीक्वेंस के रूप में 1742 में उनके फर्स्ट फुल फ्लेश्ड नॉवेल के रूप में जोसेफ एंड्रयूस पब्लिश होता है। With this time we know Henry Fielding belongs to age of Alexander Pope, which is literally known as Augustan age, और ये ऑगस्टन एज अपने प्रोज और रीजन के लिए जाना जाता है, जहां पर प्रोज का डेवलपमेंट नॉवेल के साथ हो रहा था। नॉवेल के डेवलपमेंट में डैनियल डेफो, जोनाथन स्विफ्ट, सैमुअल रिचर्डसन से भी कहीं ज्यादा एक कंट्रीब्यूशन होता है हेनरी फील्डिंग का,
और एक सेट करते हैं स्टेज जो आने वाले टाइम में नॉवेल को एक प्रोमिनेंट जेनर के रूप में सेट करता है. नाउ वी मूव टुवर्ड्स सम पॉइंट्स ऑफ द नॉवेल. Joseph Andrews is the first published full-length novel of Henry Fielding. As I told you कि इसके पहले हेनरी फील्डिंग पॉलिटिक्स से ज़्यादा इन्वॉल्व थे, पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व थे और कहीं न कहीं उस समय के प्राइम मिनिस्टर मिस्टर वालपोल के अगेंस्ट राइटिंग का काम कर रहे थे, खासतौर से लाइसेंसिंग एक्ट फॉर थिएटर को लेकर रखे थे. और बट इसी समय जब सैमुअल रिचर्डसन की पामेला पब्लिश होती है एक ग्रेट सक्सेस के रूप में वर्चू रिवार्डेड के सबटाइटल के साथ, तो कहीं न कहीं इस राइटिंग ने उनको प्रॉम्प्ट किया और वो अपने राइटिंग की ओर मुड़ते हैं जहाँ वो पहले राइटिंग के रूप में शामिल आती हैं और उसके बाद उन्होंने जोसेफ एंड्रयूज को 1742 में पब्लिश किया. फील्डिंग कॉल्ड इट कॉमिक एपिक पोएम इन प्रोज. एक्चुअली अगर देखा जाए तो एंड ओस फॉर पिकारस ह्यूमर टू सर्वेंटीज डॉन क्यूजोट. अगर हम फील्डिंग की बात करें तो फील्डिंग इसको एक कॉमिक एपिक पोएम के रूप में प्रोज में देखते हैं. एक्चुअली जिस तरह से एपिक में एक सेंट्रल कैरेक्टर होता है जो कहीं न कहीं फॉर द गुड ऑफ ह्यूमैनिटी और गुड ऑफ वर्चू, फॉर द डिफेंड ऑफ वर्चू अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस करता है. अगर हम जोसेफ एंड्रयूज को पढ़ते हैं तो हम ये देखते हैं कि यहाँ पर एंड्रयूज अपनी वर्चूज के लिए, अपने कैरेक्टर के लिए लाइफ के कई चांसेस को सेक्रीफाइस करते हैं. तो कहीं न कहीं ये प्रोज में लिखी हुई एक एपिक एपिसोड जरूर होती है. हालांकि इसमें पिकारस ह्यूमर, चूंकि हम जानते हैं जो पिकारस नॉवेल होते हैं उनमें एक वांडरिंग कैरेक्टर होता है. हालांकि पिकारस नॉवेल के लिए ना केवल वांडरिंग कैरेक्टर होना चाहिए, ना केवल शिफ्टिंग ज्योग्राफिकल स्टेजेस होने चाहिए, एपिसोड्स होने चाहिए, बट उसके साथ साथ जो कैरेक्टर हो वो थोड़ा रॉग सा हो, पिकारो सा हो तो अच्छा लगता है. यहाँ पर जो कैरेक्टर है बहुत ही सिंपल माइंडेड जोसेफ एंड्रयूज हैं, इसलिए बहुत हद तक यह पिकारस नहीं है, लेकिन फिर भी इसके अंदर पिकारस ह्यूमर, एक फुलिशनेस, कहीं न कहीं एक मॉक होता है, फुलिशनेस का रिजल्ट होता है जो हमें सर्वेंटीज जिन्होंने अपने एक रोमांस के रूप में डॉन क्यूजोट को लिखा था, जो एक फुलिश जनरल की स्टोरी होती है जो डार्कनेस में अटैक करता है एनिमीज पर. उस सर्वेंटीज के इस डॉन क्यूजोट से कहीं न कहीं फील्डिंग ने अपने इस नॉवेल जोसेफ एंड्रयूज में जो ह्यूमर इंक्लूड किया हुआ है उस ह्यूमर के लिए वो ओस करते हैं, इंडेटेड है सर्वेंटीज को. It was in 5 books and adapted for the film in 1977. Book 1st and Book 4th were staged by Samuel Jackson Pratt at Theatre Royal, Drury Lane on 28th April 1778. जोसेफ एंड्रयूज को हेनरी फील्डिंग ने 5 बुक्स में लिखा हुआ था और यह एक वर्चुअस स्टोरी थी मैन की ओर से, जिसको बाद में फिल्म भी किया गया 1977 में. हालांकि इसके पहले कि ये फिल्म हो, इससे पहले इसको स्टेज परफॉर्मेंस में एक ड्रामा वर्जन में लिया जा चुका था. हालांकि इसकी 5 बुक्स में से सिर्फ बुक 1st एंड बुक 4th जो होती है उसी को स्टेज डायरेक्शन के लिए लिया जाता है, उसी को स्टेज पर परफॉर्म किया जाता है. बाकी इसके सेक्शंस सारे के सारे स्टेज परफॉर्मेंस से दूर होते हैं. स्टेज परफॉर्मेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी सैमुअल जैक्सन प्रैट ने लिया था, जिसको उन्होंने थिएटर रॉयल जो ड्ररी लेन में था ऑन 28 अप्रैल 1778 में परफॉर्म कराया था, स्टेज डायरेक्ट करवाया था.
It is a sequence to Pamela by Samuel Richardson, with Collie Sieber was parodied in the first few chapters of the novel. Actually, Pamela को राइट करने वाले सैमुअल रिचर्डसन को तो हेनरी फील्डिंग ने टारगेट किया ही था, साथ ही साथ उस समय के रहने वाले पोएट लॉरिएट कॉली सीबर को भी जोसेफ एंड्रयूज में फील्डिंग ने टारगेट किया था और उन्हें भी पैरोडाइड किया था। हालांकि पूरी बुक में तो पैरोडाइड नहीं किया, लेकिन फर्स्ट फ्यू चैप्टर्स जो होते हैं इस बुक के, उसमें उन्होंने सैमुअल रिचर्डसन और कॉली सीबर दोनों को ही पैरोडाइड किया। शॉर्ट इंट्रोडक्शन के बाद नाउ वी मूव टुवर्ड्स कैरेक्टर्स इंट्रोडक्शन। मेजर कैरेक्टर्स ऑफ द नॉवेल आर जोसेफ एंड्रयूज। जोसेफ एंड्रयूज जो इस नॉवेल के प्रोटैगनिस्ट हैं, जिनकी ट्रेवलिंग के बारे में हम एक गांव से लंदन और लंदन से फिर गांव से फिर से लंदन जाने की स्टोरी को इस नॉवेल में स्टडी करते हैं, जिनकी शादी बाद में फैनी गुडविल से होती है। सर थॉमस बूबी वो लॉर्ड हैं जिनके घर पर जोसेफ एंड्रयूज फुटमैन के रूप में वर्क करते हैं। हालांकि जोसेफ एंड्रयूज के इस वर्क से सर थॉमस बूबी तो खुश थे, लेकिन सर थॉमस बूबी की वाइफ लेडी बूबी कंटिन्यू जोसेफ एंड्रयूज को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की कोशिश करती हैं। लंदन शिफ्ट होने के बाद शी ओपनली ट्राइज टू सेड्यूस जोसेफ एंड्रयूज। अब्राहम एडम्स ये कंट्री साइड के फ्रेंड हैं, जो जोसेफ के फ्रेंड होते हैं, और बाद में ये अपनी सरमन पब्लिश कराने के लिए जब निकलते हैं तो इनकी मुलाकात इन पर जोसेफ एंड्रयूज से होती है। उसके साथ दोनों की स्टोरीज आगे डेवलप होती है। पामेला सैमुअल रिचर्डसन के नॉवेल की हीरोइन है। हालांकि इस नॉवेल में पामेला को शुरू में जोसेफ एंड्रयूज की सिस्टर के रूप में दिखाया गया। हालांकि लास्ट में मालूम चलता है कि जोसेफ एंड्रयूज और पामेला भाई बहन नहीं। मिसेस स्लिपस्लॉ लेडी बूबी की वेटिंग वुमन है, जिनको लेडी बूबी ने उकसाया था कि वह कोशिश करे जोसेफ एंड्रयूज को सेड्यूस करने की। हालांकि शी फेल्ड। पेटर पॉन्स ये एक स्टीवर्ड है जो लेडी बूबी के लिए वर्क करते हैं। फाइनली जब जोसेफ को हटाना होता है, निकालना होता है, तो ये पेटर पॉन्स ही होते हैं जो जॉब से निकालते हैं लंदन से, और जोसेफ को वहां से हटना पड़ता है। फैनी गुडविल जोसेफ की फियांसी हैं, जो इलिटरेट जरूर है बट डेडिकेटेड है। लास्ट के सीन में ऐसा हो जाता है कि फैनी गुडविल और जोसेफ एंड्रयूज भाई बहन जैसे होने वाले होते हैं। हालांकि फाइनली क्लियर होता है और दोनों बाद में शादी करते हैं। टू रूफियंस एक तरह के रॉबर्स हैं, जिनकी मुलाकात जोसेफ एंड्रयूज से होती है, और बैडली वाउंड करके जोसेफ एंड्रयूज को ये दोनों रूफियंस भाग जाते हैं। बेटी उस सराय की केयरटेकर होती हैं, जहां पर इंजर्ड होकर के जोसेफ एंड्रयूज जाता है, और बाद में बेटी उनकी केयर करती है। सर्जन वो फिजिशियन है, वो डॉक्टर है, जो जोसेफ एंड्रयूज के वाउंड को देखता है और उसे बताता है कि उसे काफी गहरी इंजरीज आई हुई हैं। मिस्टर बार्नाबास यह एक क्लर्जीमैन है जो उसी इन में आते हैं जिस इन में जोसेफ एंड्रयूज ऑलरेडी बैठे हुए हैं, रहते हैं। हालांकि बाद में बार्नाबास की मुलाकात जब जोसेफ एंड्रयूज के फ्रेंड अब्राहम एडम्स से होती है, तो ये उन्हें हेल्प करने की कोशिश करते हैं। मिसेस टोवॉल्स एक्चुअली शी इज वाइफ ऑफ मिस्टर टोवॉल्स, और यह एक इन की मालकिन है, जहां पर बाद में ठहरने का काम होता है, जहां पर ठहरे होते हैं जोसेफ एंड्रयूज, वहां बुक सेलर। ये वो बुक सेलर है जिसका इंट्रोडक्शन मिस्टर बार्नाबास कराते हैं अब्राहम एडम्स से, और
जिसके लिए अब्राहम एडम अपने सरमन की जो बुक है वो सेल करने की लंदन में बात करता है। मिस्टर टोवॉस उस इन के मालिक हैं जिस इन में जोसेफ एंड्रयूज ठहरे हुए हैं। बाद में बेटी के साथ इनका सेक्सुअल रिलेशन होता है तो सारे लोगों को आप मालूम है। लियोनारा एक कैरेक्टर है जिसके बारे में जोसेफ एंड्रयूज और अब्राहम एडम्स उस समय बात करते हैं जब वो लोग इन छोड़ करके जा रहे होते हैं अपने गांव के लिए वापस। स्पोर्ट्समैन एक हंटर है जिससे जो अब्राहम एडम्स की मुलाकात होती है जो हंटिंग का काम कर रहा होता है। पहले तो अपनी ब्रेवरी की बात करता है लेकिन बाद में ये वहां से भाग जाता है। जस्टिस ऑफ द पीस ये वो कैरेक्टर है जो शुरू में भी जब एडम्स फैनी को बचाता है अटैकर से, उसके बाद भी डिसीजन लेने के लिए जस्टिस ऑफ पीस आते हैं और लास्ट में जब एडम जोसेफ और फैनी की शादी की बात हो रही होती वहां पर डिसीजन लेने के लिए भी जस्टिस ऑफ द पीस को ही रखा जाता है। पार्सन ट्रूलिबर वो कैरेक्टर है जब फैनी और एडम के साथ जोसेफ एक इन पे ठहरे होते हैं और वो पेनीलेस होते हैं, कोई पैसा उनके पास नहीं होता है, तो वो इस पार्सन ट्रूलिबर से पैसा मांगने के लिए जाते हैं, हालांकि वो हेल्प नहीं करता है। पेडलर एक काइंड हार्टेड पर्सन है जिसकी मुलाकात पार्सन ट्रूलिबर के घर गए हुए जोसेफ एंड्रयूज से होती है। बाद में यह हेल्प करने के लिए तैयार हो जाता है और एडम्स को पैसा देता है। ये पेडलर ही है जो लास्ट में एडम के बेटे को डिक को डूबने से बचाता है और साथ ही साथ यह बात भी बताता है कि जो फैनी है वह चोरी हुई डॉटर है मिस्टर एंड मिसेस एंड्रयूज की। स्क्वायर बहुत ही ज्यादा बात करने वाला एक गैरुलस कैरेक्टर है जो शुरू में तो प्रॉमिस करता है कि वह हेल्प करेगा जोसेफ एंड्रयूज एडम और फैनी की, लेकिन बाद में वह इससे मुकर जाता है। विल्सन एक कंट्री साइड रिस्पेक्टेड पर्सन है जिनके घर पर जोसेफ एंड्रयूज एडम और फैनी को टाइम बिताना पड़ता है, हालांकि बाद में मालूम चलता है कि विल्सन ही जोसेफ एंड्रयूज के रियल फादर है। स्कॉट वो कैरेक्टर है जिसको लेडी बूबी अपने टारगेट के अकॉर्डिंग एक लॉयर के रूप में यूज करती हैं, जो एक अड़चन तैयार करता है कि फैनी और जोसेफ के बीच में शादियां नहीं हो सकती हैं। मिस्टर बूबी लेडी बूबी के नेफ्यू हैं और साथ ही साथ पामेला के हस्बैंड भी हैं जो लास्ट में हेल्प करते हैं फैनी को और जोसेफ को शादी करने में। ब्यू डिडपर वो कैरेक्टर हैं जो एक बार फैनी को अटैक करने की कोशिश करते हैं और लास्ट में एक कोशिश करते हैं कि किसी भी तरह से वह फैनी को अपनी ओर मिला ले। बाद में लेडी बूबी भी ब्यू डिडपर का यूज करती हैं अटैक कराने के लिए फैनी पर। डिक वो छोटा सा सन है मिस्टर अब्राहम एडम्स का जिसके डूबने का न्यूज आता है, हालांकि बाद में वो सेफ सामने आता है। सर्वेंट्स ऑफ लेडी बूबी ये वो सर्वेंट्स हैं जो फैनी को उस समय पर बचाते हैं जब हंटर ऑफ मेन नाम का एक हॉन्ट का मालिक होता है जो जोसेफ और एडम को बांधने के बाद फैनी को अपनी ओर कोशिश करने के लिए अपने कुछ सर्वेंट्स को भेजा होता है। वहां पर लेडी बूबी के सर्वेंट्स पहुंच करके बचाते हैं जान फैनी। तो ये था कैरेक्टर इंट्रोडक्शन। अब एक शॉर्ट में हम लोग बात करते हैं इस नॉवेल के समरी के बारे में। जब हमारे नॉवेल की शुरुआत होती है तो हम जानते हैं कि यह एक कंट्री साइड नॉवेल होता है जिस जगह पर जोसेफ एंड्रयूज जो है वह एक फूटमैन के रूप में वर्क कर रहा है सर टॉमस बूबी की यंग वाइफ लेडी बूबी
जोसेफ की ओर अट्रैक्टेड है फिजिकली, बट जोसेफ एक वर्चुअस मैन है जिससे वह लेडी बूबी के हर सेडेशन से दूर रहता है। इधर बीच सर थॉमस बूबी और लेडी बूबी डिसाइड करते हैं कि वह कंट्री साइड छोड़ करके लंदन चले जाएंगे, जहां जाने के बाद सर थॉमस बूबी की 1 साल के बाद ही डेथ हो जाती है। इस तरह से लेडी बूबी पूरी तरह से फ्री होकर जोसेफ एंड्रयूज को सेड्यूस करने की कोशिश करती है। बार बार उनकी कोशिशों से जोसेफ एंड्रयूज परेशान होता है। इस वजह से अपने आप को अनसक्सेसफुल पा करके लेडी बूबी अपनी मेड सर्वेंट को मिसेस स्लिप स्लॉप को एक टारगेट के थ्रू भेजती हैं कि जोसेफ एंड्रयूज को वो सेड्यूस करे। हालांकि जोसेफ एंड्रयूज स्लिप स्लॉप से भी सेड्यूस नहीं होता है और इस तरह से लेडी बूबी नाराज होकर उसे अपने जॉब से निकालने की तैयारी कर लेती है। इस बात की जिम्मेदारी कि जोसेफ एंड्रयूज को जॉब से निकालना है, इस बात की जिम्मेदारी पीटर पाउंस को दी जाती है। पीटर पाउंस जो कहीं न कहीं एक स्टर्न स्टीवर्ड है, वो कोई भी कोशिश नहीं करता है। हालांकि एक बार लेडी बूबी ये जरूर सोचती हैं कि जोसेफ को वापस बुला लिया जाए, लेकिन तब तक पीटर पाउंस जोसेफ को आउट कर चुका था, बाहर निकाल चुका था। जोसेफ एंड्रयूज लंदन की इस हेक्टिक लाइफ से, एक मॉरल लेस लाइफ से टायर्ड होकर के अपने गांव की ओर आने की कोशिश कर रहा था, जहां पर उसकी गर्लफ्रेंड होगी फैनी गुडविल। लेकिन उसकी मुलाकात रास्ते में ही 2 रोफियंस से हो जाती है। ये दोनों रोफियंस मिल करके जोसेफ एंड्रयूज को न केवल रॉब करते हैं बल्कि फैटली वॉन्ड भी कर देते हैं और इसके बाद वो जोसेफ एंड्रयूज को एक डिच में फेंक करके, खाई में फेंक करके वहां से चले गए। फॉर्चुनेटली वहां पर एक लॉयर्स का कोच आ रहा होता है। इक्का गाड़ी में बैठे हुए ढेर सारे लोग आ रहे होते हैं और ये ट्रेवलर्स डिच में गिरे हुए जोसेफ को देख लेते हैं। पहले तो वो लोग कोशिश करते हैं कि जोसेफ की कोई हेल्प ना करें, लेकिन उनमें से एक यह बात सामने रखता है कि उन्हें एक मॉरलिटी के रूप में उसे हेल्प करनी चाहिए। इसलिए वो सभी लोग जोसेफ की हेल्प करते हैं और उन्हें पास के ही एक इन पर ले आते हैं, जहां की वॉच वूमन या देख रेख करने वाली बेटी होती है। बेटी जोसेफ की केयर करती है और साथ ही सर्जन वहां आता है जो जोसेफ के इंजरीज को स्टडी करता है, जिसके अकॉर्डिंग जोसेफ की इंजरीज ज्यादा है और उसे एक लंबे देखरेख की जरूरत पड़ेगी। इधर बीच जिस इन में जोसेफ एंड्रयूज ठहरा हुआ है, उसी इन में एक और क्लर्जी मैन आ जाते हैं, बारनबास। बारनबास वहां पर आने के बाद अपनी एक नॉर्मल लाइफ को जी रहे होते हैं कि अचानक एक और क्लर्जी मैन अब्राहम एडम्स की एंट्री वहां पर हो जाती है। अब्राहम एडम्स जो वहां पर एक क्लर्जी मैन के रूप में एंटर करते हैं और उनका टारगेट होता है कि वह लंदन में जा करके जिस सरमन को उन्होंने लिखा हुआ है उस सरमन को पब्लिश करवाएंगे। वहां पर रुकने के बाद फाइनेंशियल प्रॉब्लम आने लगती है। हालांकि इस बीच जोसेफ और अब्राहम एडम्स एक दूसरे को पहचान कर मुलाकात आगे बढ़ा चुके होते हैं, लेकिन चूंकि मनी की समस्या है, इसलिए अब्राहम ये डिसाइड करता है कि वह अपने सरमन्स को बेच देगा मिस्टर टोवाउस से। हालांकि मिस्टर टोवाउस उसके इस सरमन्स में कोई इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, लेकिन जब मिस्टर बारनबास को ये मालूम चलता है कि अब्राहम एडम्स भी एक क्लर्जीमैन है, तो वह एडम्स की हेल्प करने का डिसीजन लेते हैं। इस बीच बारनबास एडम्स को बुक सेलर के पास ले आते हैं, जो लंदन में बुक के पब्लिकेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है या देखरेख कर रहा होता है। बुक सेलर हालांकि अनविलिंग है, लेकिन फिर भी वो उसके कॉपीज को वहां रखने की बात करता है और वहां से एडम्स चले आते हैं। चूंकि एडम्स और एंड्रयूज के पास कोई मनी नहीं रह गया है, इसलिए दोनों के दोनों डिसाइड करते हैं कि वह अब वहां से न जाकर अपने विलेज की ओर वापस आएंगे। और रास्ते में ये जानकारी एडम्स की होती है कि वह लंदन क्यों जाएगा, क्योंकि उसने अपनी जो सरमन्स की कॉपीज थी वो तो घर पे ही छोड़ दिया है। इस बीच जब दोनों वापस आ रहे होते हैं तो रास्ते में एडम्स जो वह अपने हॉर्स को
खो देता है और इस वजह से डिसाइड करता है वो ऑन फुट ही जाएगा, जबकि जोसेफ एंड्रयूज आगे निकल चुका होता है। रास्ते से आते समय अब्राहम एडम्स की मुलाकात स्पोर्ट्समैन से होती है। स्पोर्ट्समैन जो वहां पर हंटिंग का काम कर रहा था, शिकार करने का काम कर रहा था, पैट्रिजेस के शिकार वो करता था। पैट्रिजेस का शिकार करने वाला स्पोर्ट्समैन अपने साथ गन रखा था, जो देखने में तो बहुत बहादुर लग रहा था और बहादुरी की बातें भी कर रहा था। लेकिन तभी वहां पर किसी औरत के चीखने की आवाज सुनाई देती है। एडम्स स्पोर्ट्समैन से कहता है कि उसे चल करके हेल्प करना चाहिए, लेकिन स्पोर्ट्समैन एक कावर्ड निकला और अपने गन के साथ वहां से भाग लिया। इस बीच एडम डिसाइड करता है कि वो उस साउंड की तरफ जाएगा जहां पर उस लड़की या औरत की आवाज आ रही है, और वहां जाने के बाद वह अटैकर जो उस लड़की को अटैक कर रहा था उसको बुरी तरह से घायल कर देता। हालांकि उसे डर होता है कि शायद उसने उस अटैकर को मार दिया है, लेकिन जब कुछ और भी यंग मैन वहां आ जाते हैं, थोड़े पल के बाद ही वह अटैकर जग जाता है और एडम और वो दूसरी औरत के रूप में फैनी गुडविल पर वह आरोप लगाता है कि ये दोनों वहां पर रॉबिंग कर रहे थे, चोरी कर रहे थे, और साथ ही साथ दोनों वहां से उसे मारकर भाग भी रहे थे। इस वजह से यंग मैन जो है वो फैनी गुडविल और अब्राहम एडम्स को अरेस्ट कर लेते हैं। रास्ते में अब्राहम एडम्स पहचानता है कि वह लेडी कोई और नहीं, फैनी गुडविल ही है, और इस तरह से इनके दोनों की सुनवाई को लेकर के सारे यंग मैन जस्टिस ऑफ द पीस के पास आते हैं। वह अटैकर यह सोच करके जस्टिस ऑफ द पीस उसके इस काम से खुश होगा और इनाम देगा, साथ में आता है। जब सुनवाई चल रही थी उसी बीच जो स्टैंड बायर्स रहते, साथ में खड़े होने वाले जो लोग होते हैं, वो उनमें से एक अब्राहम एडम्स को पहचान लेता है कि अब्राहम एडम्स एक क्लर्जीमैन है, इस तरह से वो थीफ नहीं हो सकते हैं। और इस मामले को जब सुनता है तो अटैकर वहां से चला जाता है और बाद में जस्टिस ऑफ द पीस एडम्स को और फैनी गुडविल को बाइज्जत वहां से छोड़ देते हैं। दोनों यह डिसाइड करते हैं कि अगर वो अगले इन में जाएंगे तो हो सकता है उनकी मुलाकात जोसेफ एंड्रयूज से हो, और ऐसा होता भी है। जोसेफ एंड्रयूज अगले इन में होते हैं जहां पर फैनी और जोसेफ के बीच एक अच्छा वक्त गुजरता है। हालांकि जोसेफ यह डिसाइड करता है कि उसे फैनी से शादी कर लेना चाहिए, लेकिन अब्राहम एडम्स और फैनी गुडविल दोनों ये डिसाइड करते हैं कि शादी को थोड़े वक्त के लिए रोका जाए। इस बीच उनके पास पैसा ना होने की वजह से यह डिसीजन भी लेना जरूरी था कि पेमेंट कैसे किया जाए, इसलिए जोसेफ एंड्रयूज और अब्राहम एडम्स दोनों ही पैसे के व्यवस्था में बाहर निकलते हैं किसी जॉब की तलाश में। अब्राहम एडम्स वहां पर रहने वाले पार्सन मिस्टर पार्सन ट्रूलिबल के पास आते हैं, जिससे उनको उम्मीद होती है थोड़ी उनकी मदद करेंगे। लेकिन ये पार्सन किसी की मदद करने से ज्यादा अपने जो हॉक्स हैं उनकी हॉक्स की जंगली शुअरों की देख रेख करने में उसको ज्यादा इंटरेस्ट था, इसलिए उसने एडम्स की हेल्प नहीं की। लेकिन उसी बीच एडम की बात को सुन रहा पेडलर जो होता है वह एडम्स को मनी देकर उसकी हेल्प करता है। इस बीच पेडलर के हेल्प की वजह से एडम वहां पर उस इन पर रहने की बात को डिसाइड करते हुए हटने की बात सोचते हैं, और इस बीच उन सभी को वहां से निकलना होता है। रास्ते में उन्हें इस बात का भी जरूरत है कि किस तरह से वो वहां से हटें जहां पर उनकी लाइफ को एक तरह से अंडर एस्टिमेशन रखा गया। अपने पास पैसा ना होने की वजह से इनमें रहना अच्छा ना समझ करके एडम, जोसेफ और फैनी तीनों वहां से निकल आते हैं। रास्ते में उनकी मुलाकात एक स्क्वायर से होती है जो यह डिसाइड करता है कि वो उनकी हेल्प करेगा और ढेर सारी बातें करता है। बट अनफॉर्चुनेटली जब उसे हेल्प करने की जरूरत होती है तो वह इस बात से मुकर जाता है और उसको हेल्प नहीं करता, जिसके बारे में एडम्स ये बात कहता है कि यह बहुत ही धोखेबाज है। और इस तरह से इनके पास रहने वाले जो पर्सन्स होते हैं वो बताते हैं स्क्वायर अक्सर ही ऐसा किया करता है।
इस बीच हेल्प न मिलने की वजह से सारे के सारे आगे बढ़ते हैं और एक कंट्री साइड में विल्सन नाम के फॉर्मर कंट्री साइड में रहने वाले बंदे के पास उनकी मुलाकात होती है और जो अपनी बातों के दौरान ये बताता है कि बहुत वर्षों पहले उसके सबसे बड़े बेटे को कुछ जिप्सीज वहां से उठाकर ले गए। यहाँ से विल्सन के घर से ये लोग आगे बढ़ते हैं और आगे चलकर उनकी मुलाकात एक हंटर ऑफ मैन से होती। हंटर ऑफ मैन जिसने ढेर सारे हॉर्न्स शिकारी कुत्तों को पाल रखा था, उसके कुत्ते जब एडम्स को अटैक करते हैं तो जोसेफ उसके कुत्तों को मार देता है। पहले तो हंटर ऑफ मैन जो है वह नाराज होता है, लेकिन फैनी को देख करके वह खुश हो जाता है और एक षड्यंत्र करता है। सभी को डिनर के लिए इनवाइट करता है और अपने सर्वेंट्स को ऑर्डर करता है कि वो जोसेफ और एडम को रस्सी से बेड के साथ बांध दे और उसके लिए फैनी को लेकर आए। फैनी वहां से बच के भागती है, लेकिन उसके मैन उसके पीछे लगे होते जबकि एडम्स और जोसेफ बांधे पड़े होते हैं। इधर बीच लेडी बूबी के कुछ सर्वेंट्स उधर से निकल रहे होते हैं जो फैनी को बचाते हैं और साथ ही जोसेफ एंड्रयूज और अब्राहम एडम्स को भी छुड़ा करके लेडी बूबी के घर पर ले जाते हैं, जहां पर संडे के प्रेयर में जोसेफ एंड्रयूज यह डिक्लेयर करता है कि वह फैनी से शादी करेगा, जिसके बाद हर कोशिश करना शुरू कर देती लेडी बूबी कि किसी भी तरह से लोगों की शादी ना हो पाए। इसलिए वह सबसे पहले स्कॉट नाम के एक लॉयर को बुलाती हैं, जिससे वो यह चाहती हैं कि वो उनकी शादी के बीच में रोड़ा तैयार करे, जैसे कि यह परिवार जो शादी कर रहा है एक पुअर इलिटरेट गर्ल से शादी नहीं कर सकते एंड्रयूज। इस बीच को और भी आगे बढ़ाने के लिए ब्यू डिडेपर जो कहीं न कहीं लेडी बूबी की ओर का कैंडिडेट होता है, वह फैनी को अटैक करता है सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए। हालांकि फैनी उस समय वहां से बच जाती हैं जब वहां पर जोसेफ एंड्रयूज आ जाता है। इसके बाद वहां से जोसेफ एंड्रयूज डिसाइड करता है कि वह फैनी के साथ उस जगह न रुक करके लेडी बूबी के घर पे ना रुक करके वहां से वह अब्राहम के घर पे, अब्राहम एडम्स के घर पे जाता है और ये डिसाइड करता है कि वो शादी वहां पर करेंगे। तभी किसी पर्सन के द्वारा इन्फॉर्म किया जाता है कि जोसेफ अब्राहम एडम्स का छोटा बेटा डिक नदी में डूबकर मर गया। अभी ये शौक का न्यूज आया ही था कि तभी पेडलर जिसने पहले भी हेल्प की थी वो डिक की जान बचाता है और उसे लेकर आता है। बातों के दौरान पेडलर एक बात रिवील करता है कि फैनी जो है वो मिस्टर एंड मिसेस एंड्रयूज की बेटी है। इस नाते जोसेफ और फैनी दोनों भाई बहन हुए। सिबलिंग होने की वजह से दोनों एक दूसरे से शादी नहीं कर सकते। इस बात से लेडी बूबी को एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट मिला और यह डिसीजन कि क्या यह सच है लेने के लिए मिस्टर एंड मिसेस एंड्रयूज को बुलाया गया, जबकि पहले से वहां पर पामेला और मिस्टर बूबी आ चुके हैं जो इस शादी के पूरे मैटर पर ट्रांसपेरेंट व्यूज रखते हैं। अगली सुबह जब वहां पर मिस्टर एंड मिसेस एंड्रयूज आते हैं तो वह पामेला को फैनी को रिकॉग्नाइज कर लेते हैं कि यह उनकी लॉस्ट बेटी है, लेकिन साथ ही साथ वो यह भी बताते हैं कि जिस किसी ने भी उस बेटी को हटाया था उसकी जगह पर वो एक लड़का छोड़कर चला गया था। इस बीच पेडलर को एक बात याद आई कि यह बात विल्सन ने भी उसको बताई थी। विल्सन के एक बेटे को भी कुछ जिप्सीज चुरा कर ले गए थे जिसके चेस्ट पर एक मार्क है। इसलिए मार्क को जानने के लिए जोसेफ एंड्रयूज से वो बात करता है और यह मालूम चलता है कि जोसेफ एंड्रयूज के चेस्ट पर वो मार्क है। इस तरह से यह क्लियर होता है कि जोसेफ एंड्रयूज जो है वह जो मिस्टर एंड मिसेस एंड्रयूज का बेटा नहीं है, क्योंकि जब यह क्लियर हो रहा था कि जोसेफ एंड्रयूज और फैनी भाई बहन थे तो इन्होंने डिसाइड कर लिया था कभी भी शादी नहीं करेंगे। लेकिन अब यह बात क्लियर हो चुकी है कि जोसेफ एंड्रयूज और फैनी गुडविल दोनों भाई बहन नहीं हैं। इसी बीच वहां पर विल्सन आ जाते हैं और वह अपने बेटे को पहचान लेते हैं। इस तरह से जोसेफ विल्सन का बेटा हो जाता है और फैनी जो है वह एंड्रयूज की बेटी हो जाती है और इस तरह से दोनों की शादी हो जाती है।
लेडी बूबी अपनी लाइफ में फिर से फ्लर्टेशन का काम करने लगती हैं, जबकि जोसेफ और फैनी खुशी के साथ शादी के बाद अपनी कंट्री साइड में जाकर रहने लगते हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट the summary, characters and some important points related to Joseph Andrews in my words. Thanks a lot for watching us. Keep watching English Kingdom Allahabad. Contact us for notes and classes. Thank you very much.